गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग सर्कुलर मोशन का। ए कैट राइड्स ए मेरी गो राउंड टर्निंग विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक मेरी गो राउंड है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, उससे कैट जो है बैठ के राइड कर रही है। एट t1 is equals to 2 seconds, the cat's velocity v1 is equals to 3 meter per second I cap plus 4 meter per second j cap measured on a horizontal xy coordinate system. And at t2 is equals to 5 seconds, its velocity is v2 is equals to minus 3 I cap plus minus 4 j cap. What are the magnitude of cat's centripetal acceleration? And B part में पूछा गया the cat's average acceleration during the time interval t2 minus t1. और t2 minus t1 जो है is less than 1 period. ठीक है जी। तो सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं हमारे पास जो डेटा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो एट टाइम t1 is equals to 2 सेकेंड पर वेलोसिटी की वेक्टर की वैल्यू दे रखी है 3 I cap plus 4 j cap, and at time t2 5 सेकेंड है और वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पर इस इंस्टेंट पे दिया हुआ है -3 I cap minus 4 j cap। तो सर्कुलर मोशन में एक बेसिक चीज याद रखनी है जो हम लोगों ने थ्योरी पार्ट में देखी थी, सीखी थी। ठीक है, थ्योरी पार्ट में हमने सारी चीजें बताई हुई। जब भी कोई बॉडी, जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो बॉडी या जो पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, जितना एंगल वो रोटेट करेगा किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, उतना ही उसका रेडियल वेक्टर भी उतना ही एंगल रोटेट करता है, उसका वेलोसिटी वेक्टर भी उतना ही एंगल रोटेट करता है, उसका एक्सीलरेशन वेक्टर भी उतना ही एंगल रोटेट करता है। सभी का एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में एंगल ऑफ रोटेशन सेम होगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर दो इंस्टेंट पे दिया हुआ है, तो अगर हम इन दोनों के बीच में एंगल फाइंड आउट कर लें तो हमें ये पता चल जाएगा कि उस पार्टिकल का एंगल ऑफ रोटेशन क्या है इस टाइम इंटरवल में, फ्रॉम 2 सेकेंड टू 5 सेकेंड। तो डेल्टा टी यहाँ पर हमें मिल जाएगा। डेल्टा टी क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1 इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2 3 सेकेंड। और डेल्टा v अगर निकालना चाहें तो v2 माइनस v1 करेंगे, तो डेल्टा v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v2 माइनस v1 मतलब -6 I कैप माइनस 8 j कैप। इसकी भी जरूरत पड़ेगी अभी, तो हमने पहले इसको लिख लिया डेल्टा v और डेल्टा t। अब इन दोनों वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल फाइंड आउट करना है तो वेक्टर का कॉन्सेप्ट बस हमने बताया था कि प्लेनर मोशन या प्रोजेक्टाइल मोशन हो और सर्कुलर मोशन, सभी को समझने के लिए वेक्टर के कॉन्सेप्ट्स का यूज काफी हद तक किया जाता है। सिंपल करने के लिए विदाउट वेक्टर भी कर सकते हैं, बट वेक्टर्स के फॉर्मेट में अगर दिया है तो वेक्टर ही यूज करें। अब इनके बीच में एंगल निकालना है तो क्या करेंगे, v1 डॉट v2 फाइंड आउट करते हैं। तो v1 डॉट v2 डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, ये -9 माइनस 16 दैट मीन्स -25 हो जाएगा। और चूंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है तो इन दोनों का मॉडुलस कितना होगा, सेम होगा। मॉड v1 इज इक्वल्स टू मॉड v2। आप निकाल भी सकते हो √3² प्लस 4², यहाँ पर √-3² प्लस -4² सेम ही आएगा, दैट मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड। और यही है हमारी यूनिफॉर्म स्पीड v, क्योंकि मॉड वेलोसिटी का बराबर है तो स्पीड सेम है, कांस्टेंट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो मॉड, अब इसमें हम लगा देंगे डॉट प्रोडक्ट वाला फार्मूला, मॉड v1 मॉड v2 और इन दोनों के बीच जो एंगल होगा उसका कॉस, या -25। मॉड v1 मॉड v2 दोनों 5 है तो ये हो जाएगा 25, 5 इंटू 5 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू -25। तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू जो आई वो -1 आ गई। तो थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, पाई हो सकती है, 3 पाई हो सकती है,
5 पाई इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती है। बट हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिजिबल कौन है, वो केवल ये है पाई। क्यों ये फिजिबल है? क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है कि T2 माइनस T1 इज लेस देन 1 पीरियड। मतलब जो उसने एंगल रोटेट किया है वो भी कंप्लीट सर्किल नहीं हुआ है, एक पीरियड से कम ही। एक पीरियड का टाइम इसमें लगता है पूरे रिवॉल्यूशन में, और ये दो T2 माइनस T1 का जो डिफरेंस है इतने टाइम इंटरवल में, ये टाइम इंटरवल जो है वो कैपिटल T टाइम पीरियड से कम है। टाइम पीरियड से कम होने का मतलब पूरा रिवॉल्यूशन अभी पार्टिकल ने कंप्लीट नहीं किया। अगर पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर जाता तो ये भी फिजिबल हो सकता था, पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती थी कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट करना है। तो ऐसा नहीं है, अभी 1 पीरियड से कम है इसलिए, और चूंकि 1 पीरियड में 2 पाई एंगल रोटेट करता है और 1 पीरियड से कम है, तो 1 पीरियड से कम में तो 2 पाई से एंगल कम ही रोटेट करेगा, तो यही पाई की पॉसिबिलिटी बनती है। ये तो 2 पाई से ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू आ गई, इसी को हम लोग डेल्टा थीटा भी कहते हैं। थीटा एंगल से रोटेट कर लिया, डेल्टा थीटा एंगल से रोटेट कर लिया, ठीक है जी। और डेल्टा टी को हम, डेल्टा टी ये है T2 माइनस T1, इसको हम टी भी बोल देते हैं जनरली। तो कहने का मतलब है टाइम इंटरवल पता और एंगुलर रोटेशन पता, तो हम ओमेगा निकाल सकते हैं। यहां से हमारा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की वैल्यू बन जाएगी। ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, एंगल थीटा और बाई टाइम इंटरवल, ये टाइम इंटरवल यही है टी, इसी को हमने डेल्टा टी बोला, यही टी। दैट मींस पाई बाई, और टी की वैल्यू कितनी है 3 सेकंड। तो ये फिजिबिलिटी थी, एंगल ऑफ रोटेशन पाई है, टाइम इंटरवल कितना है, कितने 3 सेकंड में उसने इतना एंगल रोटेट कर दिया वेलोसिटी वेक्टर ने, तो उतना ही पार्टिकल भी रोटेट किया होगा। तो पाई बाई 3 हमारा क्या हो गया, ओमेगा की वैल्यू आ गई। और v और ओमेगा में हमारी रिलेशन पता है, यहां से देखिए v इज इक्वल टू क्या होता है r ओमेगा, तो v की वैल्यू हो गई 5 r और ओमेगा की वैल्यू हो गई पाई बाई 3। तो यहां से रेडियस आ जाएगी आपकी 15 बाई 5, रेडियस हमें मिल गई सर्किल की 15 बाई 5। यहां तक की वैल्यू हम सारी चीजें फाइंड आउट कर चुके हैं। अब ये हमें पता करना है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है v स्क्वायर बाई r। v की वैल्यू 5 है तो ये 25 हो गया स्क्वायर की वैल्यू, और r की वैल्यू है 15 बाई 5। पाई ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा 5 3 जा 5 5 जा, तो 5 बाई 3 5 5 बाई 3 5। ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, और इसको कहेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब दूसरे में कहेंगे एवरेज की बात कही उसने, तो एवरेज एक्सीलरेशन का फार्मूला हम लोगों ने, हमें पता है एवरेज एक्सीलरेशन का बाय डेफिनेशन। एवरेज एक्सीलरेशन क्या लिखते हैं हम लोग, अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये लिखते हैं डेल्टा v बाई डेल्टा t या t, जो भी टाइम इंटरवल है। डेल्टा v की वैल्यू ये लिखी हुई है -6 i कैप -8 j कैप, और डेल्टा t टाइम इंटरवल कितना है 3 सेकंड। क्योंकि मैग्नीट्यूड पूछा गया है तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, बोथ साइड मॉड ले लेंगे, तो यहां से आ जाएगा एवरेज एक्सीलरेशन की वैल्यू। इसका मैग्नीट्यूड हम वेक्टर से फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा -√-6 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर और बाई 3 का मैग्नीट्यूड 3 रहेगा, और ये वैल्यू आ जाएगी 10, दैट मीन्स 10 बाई 3, ये आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एवरेज एक्सीलरेशन की वैल्यू ये होगी, और रेडियल एक्सीलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की वैल्यू ये हो गई। यही दो चीजें इसमें पूछी गई हैं। इसको फिगर बना के भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, बात वही है, बस एक एक चीज का ध्यान रखना है कि क्या बोला गया है। हर चीज का मीनिंग है यहाँ पर, जैसे ये बोला गया है तो इसका भी मीनिंग है, तभी आप सही आंसर फाइंड आउट कर पाओगे। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट t1 is equals to 2 seconds, the acceleration of a particle in counterclockwise circular motion is 6 meter per second square I cap plus 4 meter per second square j cap. It moves at a constant speed, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है। At time t2 is equals to 5 seconds, its acceleration
is 4 I cap minus 6 j cap. What is the radius of the path taken by the particle if t2 minus t1 is less than 1 period? तो जो इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है, at t1 is equals to 2 सेकेंड एक्सीलरेशन दिया हुआ है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, इसलिए एक्सीलरेशन कौन सा होगा? रेडियल वाला एक्सीलरेशन ही होगा, सेंट्रीपिटल और कोई नहीं होगा। तो उसको मान लेते हैं a1 एट टाइम इंस्टेंट 2 सेकेंड पे, इसकी वैल्यू है 6 I कैप प्लस 4 j कैप। और दूसरे इंस्टेंट पे t2 इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे a2 मतलब एक्सीलरेशन वेक्टर की वैल्यू दी हुई है 4 I कैप माइनस 6 j कैप, ये वैल्यू दी हुई है। अब पूछा गया है रेडियस ऑफ द पाथ टेकन बाय द पार्टिकल, ठीक है ना, और t2 माइनस t1 एक पीरियड से कम। तो हमने अभी बोला कि सारे वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, एक्सीलरेशन वेक्टर, ये तीनों वेक्टर जो हैं सेम एंगल से रोटेट करते हैं सेम टाइम इंटरवल में, और वही रोटेशन पार्टिकल का भी होता है। तो अगर हम इन दोनों के बीच में एंगल निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि पार्टिकल कितने एंगल से रोटेट कर गया इस टाइम इंटरवल में। टाइम इंटरवल कितना है? डेल्टा t इक्वल्स टू t2 माइनस t1, यह आ जाएगा आपका 5 सेकेंड, ठीक है, 5 माइनस 2 3 सेकेंड्स, ये आ जाएगा। अब इनके बीच एंगल निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे? a1 डॉट a2, a1 डॉट a2 करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 6 4 जा 24 और यहां पर माइनस 24, तो ये तो आ गया 0। दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट 0 है, दैट मींस उनके बीच जो एंगल होगा, एंगल बिटवीन देम थीटा जो होगा या तो π/2 होगा या 3π/2 होगा या 5π/2 होगा या 7π/2 डॉट डॉट इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी। लेकिन अब फिजिबल कौन है, फिजिकली रियलाइजेबल कौन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? तो क्वेश्चन में फिर से वो चीज बोली गई है t2 माइनस t1 इज लेस देन 1 पीरियड। तो ये जो टाइम इंटरवल है जिसमें ये एंगल थीटा रोटेट हो रहा है वो 1 पीरियड से कम है, इसका मतलब 2π से कम ही रोटेशन होना चाहिए, और 2π से कम रोटेशन में ये दो रोटेशन हमारे पास है, या तो ये होगा या ये होगा। अब इनमें से आगे वाली जो वैल्यू होंगी वो हमारे काम की नहीं है, इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। अब बात आती है ये होगा या ये होगा, थीटा हम क्या लें, या दोनों पॉसिबल है, तो उसके लिए हमें वेक्टर्स दिए हुए हैं। 2 सेकेंड पर ये वेक्टर है और 5 सेकेंड पर ये वेक्टर की डायरेक्शन। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें सर्किल बनाने की जरूरत है और हमें पता चल जाएगा कि ये वाला है कि ये वाला है, और इसमें लिखा हुआ है काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब एंटी क्लॉकवाइज पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, ठीक है। ओके, तो हमने क्या किया, एक सर्किल बनाया और इन चीजों को समझते हैं। ये सेंटर है, ये अपना एक्सिस दो ले लिया हमने, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब इस सर्किल को इन एक्सिस में 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया। क्योंकि एक्सीलरेशन, दोनों ही एक्सीलरेशन में एक्स कंपोनेंट भी है वाई कंपोनेंट भी है, तो जाहिर सी बात है पार्टिकल 2 सेकेंड पर और 5 सेकेंड पर जहां पर भी है वो ये पॉइंट तो नहीं हो सकते हैं। ये पॉइंट क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि अगर यहां पार्टिकल हुआ तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन हमेशा किधर होती है? सेंटर की तरफ, तो माइनस एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इसका मतलब केवल इस समय उसके पास एक्स कंपोनेंट ही होगा, वाई कंपोनेंट नहीं होगा। अगर यहां होगा तो वाई कंपोनेंट केवल होगा, अगर यहां आ गया तो पॉजिटिव एक्स कंपोनेंट होगा, अगर यहां आ गया तो फिर पॉजिटिव वाई कंपोनेंट होगा। इसका मतलब या तो पार्टिकल इस आर्क में कहीं पर है, या यहां पर है, या यहां पर है, या यहां पर। अब डिसाइड करना है 2 सेकेंड पर वो कहां पर था, किस वाले आर्क में होगा, इस वाले में कहीं पर किसी पॉइंट पे होगा या और किसी में। तो उसके लिए देखो दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव हैं,
तो अगर मैं मान लेता हूं कि इस वाले आर्क में एट टाइम t1 इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर पार्टिकल यहां था, तो इसका जो एक्सीलरेशन वेक्टर है वो रेडियस की सेंटर की डायरेक्शन में होगा। सेंटर की डायरेक्शन में ये होता है हमेशा। अब इस वेक्टर के दो कंपोनेंट, एक x और एक y, ये दोनों ही पॉजिटिव होंगे, ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव y डायरेक्शन में। इसका मतलब यही पॉइंट होना चाहिए। दूसरा कहां हो सकता है कि मान लेते हैं यहां कहीं अगर है तो फिर वेक्टर की डायरेक्शन ये होती। अब इसके अगर कंपोनेंट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम यहां पर पॉइंट लेते हैं तो वेक्टर की जो हमारा एक्सीलरेशन वेक्टर है ये होगा और इसके दो कंपोनेंट ये होंगे ये। और अगर यहां हम लेते हैं कहीं पर तो ये वेक्टर होगा, इसके दो कंपोनेंट इधर और इधर। ये चार पॉसिबिलिटीज हैं। तो t1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर पार्टिकल यही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव हैं और इसमें दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव हैं। इसमें ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, इसमें ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, इसमें दोनों नेगेटिव हो गए, इसमें ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो गए। तो t2 इज इक्वल टू 5 सेकेंड वाली कौन लोकेशन होगी? t1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड वाली लोकेशन हमें पता चल गई। ये वाली लोकेशन होगी जिसमें i कंपोनेंट पॉजिटिव हो और j कंपोनेंट नेगेटिव हो। तो इसमें जो है i कंपोनेंट मतलब x वाला कंपोनेंट पॉजिटिव है और j वाला नेगेटिव है। तो फाइनल लोकेशन इसकी t2 इक्वल्स टू 2 सेकेंड 5 सेकेंड पर जो है वो ये 5 सेकेंड पर पार्टिकल यहां पर होगा। इसमें हो नहीं सकता क्योंकि इसमें x और y दोनों नेगेटिव है, इसमें x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये दो पोजीशंस हमारी काम की नहीं है। दिस और पार्टिकल चल कैसे रहा है? काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से चला 2 सेकंड पर यहां था और 5 सेकंड पर यहां पहुंच गया, तो इतना एंगल ये रोटेट कर गया। ये एंगल हमें निकालना है। अगर ये एंगल आप फिगर से देखें तो π/2 तो नहीं हो सकता है, तो कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है? 3π/2। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना, तो ये एंगल एक्यूट एंगल होगा और ये ऑब्ट्यूज एंगल ज्यादा होगा, उससे भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसको हम अगर डॉट प्रोडक्ट लिए हैं तो 0 आया है, इसका मतलब π/2 3π/2 दो पॉसिबिलिटी थी। कौन सी पॉसिबिलिटी है वो फिगर से समझ सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज 3π/2, इसका मतलब ये कितना बचा? π/2। ठीक है, अगर ये क्लॉकवाइज जाता तो हमारा आंसर ये हो जाता, ये गलत हो जाता। अगर ये क्लॉकवाइज यहां पहुंचा यहां से यहां तो फिर π/2 लेते हैं। ये 3π/2 है, ये π/2। ओके, तो हमारी पॉसिबिलिटी ये भी खत्म हो गई एंटी क्लॉकवाइज की वजह से और ये हमारा आंसर होगा थीटा। अब टाइम इंटरवल जो t लगा है जिसको हमने डेल्टा t बोला है वो 3 सेकंड है और थीटा है कितना? 3π/2। ठीक है, डेल्टा थीटा बोलो, थीटा बोलो, ये सब हमने थ्योरी में बताया है, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ओमेगा की वैल्यू यहां से आ जाएगी। ओमेगा की वैल्यू क्या होगी? θ/t, और थीटा की वैल्यू है 3π/2 और t की वैल्यू है 3 सेकेंड। 3 कैंसिल, कितना आ गया? π/2। ओमेगा की वैल्यू आ गई। हमसे पूछा क्या गया है? रेडियस ऑफ द पाथ टेकन बाय द पार्टिकल। ठीक है ना, तो रेडियस हम कैसे निकालेंगे? क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है तो a कांस्टेंट है। अगर हम मॉड a निकालें, a1 सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, तो ये कितना आएगा? √6² + 4²। तो √6² + 4² की वैल्यू आ जाएगी 36 + 16। 4 4 16, 6 36, और इसको हम अगर ऐड करेंगे तो 2 6 6 2 और 3 और 5 6 6 12 3 1 4 5 रूट ये, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2√13। दिस इज एक्सीलरेशन। यहां से भी वही निकलेगा क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये रेडियल एक्सीलरेशन की वैल्यू है। ठीक है, और रेडियल एक्सीलरेशन की वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है? v²/r। तो रेडियल एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड 2√13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया और ओमेगा की वैल्यू ये आई
और v हमें पता नहीं है, तो v की जगह हम आर ओमेगा डाल सकते हैं, तो एक और फॉर्मूला मिल जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर, और आर रेडियस हमें निकालनी है, तो यहां से आ जाएगा ए आर बाई ओमेगा स्क्वायर। ए आर कितना है, ए आर की वैल्यू है ये 2√13 बाई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू है पाई बाई 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो पाई स्क्वायर बाई 4, 4 ऊपर चला जाएगा, आ जाएगा 8 बाई पाई स्क्वायर इंटू √13 मीटर। दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे हमको चलते जाना है। लास्ट आंसर हमारा ये होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है a particle moves horizontally in uniform circular motion over a horizontal xy plane. At one instant it moves through the point 4 meter, 4 meter with a velocity of -5 meter per second and an acceleration of 12.5 j meter per second square. What are the coordinates of center of the circular path? तो हमें इंफॉर्मेशन क्या दी है कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पार्टिकल कहां पर है, 4 मीटर, 4 मीटर, ये इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ठीक है, एक्स वाई हॉरिजॉन्टल प्लेन में वो मूव कर रहा है और हॉरिजॉन्टल प्लेन में एट इंस्टेंट पर वो कहां से पास हो रहा है, उस इंस्टेंट पे 4 मीटर का 4 मीटर का एक पॉइंट है और वहां पर वेलोसिटी कितनी है उसकी 5i का माइनस में, और एक्सीलरेशन कितना है 12.5 j का। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है तो केवल रेडियल एक्सीलरेशन होगा और टेंजेंशियल स्पीड वेलोसिटी होगी। तो अगर -5i कैप है दैट मींस x -x डायरेक्शन में, ये इसकी वेलोसिटी दी हुई है -5i कैप। दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर v। x डायरेक्शन इधर है तो -x डायरेक्शन इधर है, और इसी इंस्टेंट पे उसका जो एक्सीलरेशन है वो 12.5 j का है, मतलब पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। दिस 12.5 j का, ये इसका रेडियल वेक्टर दिया हुआ है क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यही एक्सीलरेशन इसमें अगर करेगा। ठीक है जी, अब हमसे पूछा ये गया है कि कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ सर्किल, ये पूछा गया। इतनी इंफॉर्मेशन के बाद सेंटर का कोऑर्डिनेट पूछा गया है। इसको थोड़ा मैं सीधा कर देता हूं, दिस एज स्ट्रेट। अब इससे हमें क्या जानकारी मिल रही, देखिए इस लोकेशन पे है और उसका वेलोसिटी वेक्टर ये है, एक्सीलरेशन वेक्टर ये है। ठीक है, अब हमें सर्कुलर मोशन में ये पता है कि वेलोसिटी वेक्टर जो होता है वो हमेशा सर्कुलर पाथ के टेंजेंशियल होता है, और जो एक्सीलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन वेक्टर होता है वो सेंटर की तरफ होता है। तो ये डायरेक्शन सेंटर की तरफ है, इसका मतलब कहीं यही इस तरफ इस लाइन पे सेंटर पड़ेगा, कहीं भी हो सकता है जाके, तो मान लेते हैं यहाँ कहीं सेंटर है क्योंकि सेंटर की ही डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होता है, और जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वो उस सर्किल के टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है। इसका मतलब ये सर्किल की क्या बननी चाहिए, टेंजेंट। ये जो लाइन है वो सर्किल की टेंजेंट बननी चाहिए, तो इसको टेंजेंट बना देते हैं, ऐसे सर्किल बना देते हैं हम लोग। दिस इज द सर्किल। ठीक है, तो ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर, ये हो गया इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन वेक्टर। अब इसका कोऑर्डिनेट हमें चाहिए और इसका कोऑर्डिनेट 4 मीटर, 4 मीटर दिया है। तो आप देखिए, अगर ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, ये कहानी इसमें दी हुई है, ये कहीं ओरिजिन है।
तो ये वाला सेंटर का कोऑर्डिनेट में क्या चेंजेज आएंगे, केवल वाई कोऑर्डिनेट में चेंज आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो यही रहेगा, क्योंकि जैसे हम यहां से सेंटर की तरफ बढ़ेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट में कोई वेरिएशन नहीं होना है, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो 4 मीटर ही होगा कॉमन। और वाई डायरेक्शन में हम कितना चल गए, रेडियस के इक्वल, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी उसमें आर और ऐड हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट में, तो यहाँ 4 मीटर प्लस रेडियस, ये सेंटर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। इसका मतलब रेडियस मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। और रेडियस निकालने के लिए आपको v दिया हुआ है और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की वैल्यू जो इस तरफ को है वो दी हुई है। तो v क्या है, इसका मैग्नीट्यूड अगर हम निकालें तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओनली 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मॉड ले लेंगे बोथ साइड, यहाँ भी मॉड ले लेंगे तो AR का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 12.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब AR और V में रिलेशन क्या होता है, AR इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, तो R की वैल्यू हो गई V स्क्वायर बाई AR, V की वैल्यू है 5 तो ये हो जाएगा 25 बाई AR की वैल्यू है 12.5, तो दिस इज 2, ये 2 मीटर आ गई रेडियस, और ये 2 वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो यहां से सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएंगे आपको, 4 मीटर कॉमा 6 मीटर। दिस इज योर आंसर। तो ये हो गया ये वाला क्वेश्चन। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए बॉय व्हील्स ए स्टोन इन ए हॉरिजॉन्टल सर्किल ऑफ रेडियस 1.5 मीटर एट ए हाइट ऑफ 2 मीटर अबव द लेवल ग्राउंड। मतलब एक बॉय है, उसने स्ट्रिंग में स्टोन को बांधा हुआ है और ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्किल में रोटेट करा रहा है, और ये सर्किल की जो हाइट है ग्राउंड से वो 2 मीटर है, और इस सर्किल की जो रेडियस है वो 1.5 मीटर है, स्ट्रिंग की लेंथ। इस तरीके से रोटेट करा रहा है। द स्ट्रिंग ब्रेक्स एंड द स्टोन फ्लाइज ऑफ हॉरिजॉन्टली। एक इंस्टेंट पे क्या होता है, स्ट्रिंग ब्रेक कर जाती है और जो स्टोन है वो हॉरिजॉन्टली फ्लाई करने लगता है, एंड स्ट्राइक्स द ग्राउंड आफ्टर ट्रेवलिंग ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 10 मीटर चलने के बाद वो ग्राउंड से स्ट्राइक करता है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ऑफ स्टोन ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन। जिस समय वो सर्कुलर मोशन कर रहा था उस ड्यूरेशन में उसका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या था, उस पूरी ड्यूरेशन में, ये पूछा गया है। तो इस सेंटेंस से हमें ये पता चलता है ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन लिखा हुआ है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या है। इसका मतलब ड्यूरिंग द मोशन सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब है क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही हो रहा है। ठीक, अब हमें इसका आंसर ये देना है कि इस वो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन था कितना। ठीक है, तो बाकी सारी चीजें इसकी पहले बनाते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्स वाई प्लेन में वो स्ट्रिंग में स्टोन को बांध के रोटेट करा रहा है, तो ये थोड़ा सा 3D फिगर रहेगा समझने के लिए, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। ये ऐसे सर्कुलर पाथ है ये, तो उसको बोर्ड पर बनाने के लिए हम ऐसे बनाएंगे इस तरीके से। ये सर्कुलर पाथ है और इस पे बॉडी रोटेट कर रही है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी, तो मान लेते हैं इस तरीके से बॉडी रोटेट कर रही है। ये अगर सर्कुलर पाथ है तो इसकी एक्सिस कहाँ होगी, ऐसे, यहां से एक्सिस जा रही होगी दिस, और ये इस तरीके से स्टोन स्ट्रिंग में बंधा हुआ है, ये स्टोन है और ये इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये मूव कर रहा है। अब मान लेते हैं कि जैसे ही ये मूव करते करते यहाँ पे पहुंचा, किसी पर इंस्टेंट पर भी हम स्ट्रिंग को ब्रेक करा सकते हैं। यहाँ पर ये स्ट्रिंग है ऐसे ब्रेक कर गई, इस इंस्टेंट पे इस स्ट्रिंग जो है ब्रेक कर गई, इस इंस्टेंट पे स्ट्रिंग ब्रेक कर गई। और ये सर्किल का जो प्लेन है, ठीक है, ये सर्किल के सारे पॉइंट्स हॉरिजॉन्टल जो ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल से कितनी हाइट पे है ये सारे पॉइंट्स,
2 मीटर की हाइट पे है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ। ठीक है जी। और सर्किल की रेडियस है 1.5 मीटर। अब यहां पर स्ट्रिंग अगर ब्रेक कर गई तो इस समय इसकी टेंजेंशियल स्पीड रही होगी इस तरफ को, हमेशा स्पीड किधर होती है, टेंजेंट की डायरेक्शन में। ठीक है, इस समय जो ये टेंजेंशियल स्पीड है इसकी इस डायरेक्शन में है और यहीं पर स्ट्रिंग ब्रेक की है। अब इससे कनेक्शन तो खत्म होगा। अब ये पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहां पर कितनी थी मान लेते हैं v इस इंस्टेंट पे, और इस स्पीड से आगे बढ़ना चाहेगा। और चूंकि स्ट्रिंग ब्रेक कर चुकी है, अब ग्रेविटी इस पे काम कर रही है और ग्रेविटी इसको नीचे ले जाना चाहिए, तो इसलिए ये सीधा ना जाकर के ये बेंड होता रहेगा और ऐसे पैराबोलिक पाथ पे आकर के यहाँ नीचे स्ट्राइक करेगा। तो यहां से यहां तक लेकर के ये तो 2 मीटर है, और उसने कहा है कि जब ब्रेक की उसके बाद हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 10 मीटर चलने के बाद ये यहां पर स्ट्राइक किया आके, ये 10 मीटर दिया हुआ है। तो ये हो गया हमारा ब्रेक करने के बाद इसका पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। अभी हम जब दूसरा मोशन पढ़ेंगे, ये तो सर्कुलर मोशन भी चल रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में कोई बहुत सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है, उसका एक कॉन्सेप्ट यहाँ में हो रहा है। क्या कॉन्सेप्ट है? और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो जनरली ऐसे ही समझ सकते हैं। जब ये स्ट्रिंग ब्रेक कर गई, अब ये अंडर ग्रेविटी फ्रीली मूव कर रहा है और इनिशियल स्पीड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन v है और इनिशियल स्पीड इन वर्टिकल डायरेक्शन 0 है, क्योंकि नेट स्पीड इसकी इसी की डायरेक्शन में थी, इस डायरेक्शन में कोई इसकी स्पीड नहीं है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड 0 है इनिशियल स्पीड। ठीक है, और वर्टिकल डायरेक्शन में 0 है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी है, जो टेंजेंशियल स्पीड थी v वही है। जैसे ही ब्रेक करेगी, अब ये अंडर ग्रेविटी मूव कर रही है, तो ड्यूटी ग्रेविटेशनल फोर्स ये नीचे की तरफ बेंड करती जाएगी, सीधी तो जाएगी नहीं, ग्रेविटी ना होती तो सीधी चली जाती। तो इस तरीके से ये चलेंगे। अब ड्यूरिंग मोशन केवल और केवल एक ही फोर्स काम कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एक ही फोर्स चूंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो केवल डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही इसमें एक्सीलरेशन होगा। और ड्यूरिंग मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स इस पे काम नहीं कर रहा है, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन 0 होगा। तो ट्रांसलेशनल मोशन में हम ये जानते हैं कि अगर एक्सीलरेशन 0 है तो स्पीड या वेलोसिटी जो है कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो वेलोसिटी है, ये इसका मैग्नीट्यूड कभी चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। ड्यूरिंग मोशन, आफ्टर ब्रेकिंग, ड्यूरिंग मोशन हम कोई फोर्स इस पे नहीं लगा रहे हैं कि जाकर के इसको पुश कर रहे हैं, इस पर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसलिए एक्सीलरेशन क्या होगा, 0 होगा। अगर फोर्स 0 है तो एक्सीलरेशन 0 होगा। F = ma से F 0 है तो a भी 0 होगा, मास इसका अपना होगा कुछ। ठीक है, तो एक्सीलरेशन 0 होने का मतलब यही होता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है और वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगी। क्यों? क्योंकि फोर्स लग रहा है, फोर्स की वजह से एक्सीलरेशन डेवलप होगा। ठीक है, और स्पीड इसकी बढ़ती जाएगी, इसलिए ये क्या करता है, वर्टिकल डायरेक्शन में बेंड करने लगता है। ठीक है, और पाथ पैराबोलिक हो जाता है। तो हम दो डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। और वर्टिकल डायरेक्शन में हमने अभी बोला कि एट द ब्रेकिंग ऑफ द दिस स्ट्रिंग द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज v एंड वर्टिकल कंपोनेंट इज 0। मतलब इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में 0 है और इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, ओके। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए बात करें तो ये इक्वेशन लगा सकते हैं, s = ut + ½ gt², क्योंकि g काम कर रहा है। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में अगर लगाएं इसको, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में g काम कर रहा है, तो सबसे पहले वर्टिकल डायरेक्शन में लगा लेते हैं। चलो, तो वर्टिकल डायरेक्शन में यहां से यहां तक ये पहुंचा जब, तो वर्टिकल डायरेक्शन में कितना चला, 2 मीटर। तो s की वैल्यू कितनी रखेंगे, 2 = और वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, u होती है इनिशियल वेलोसिटी। तो वर्टिकल डायरेक्शन में चूंकि ये मोशन अप्लाई कर रहे हैं हम, तो सारे पैरामीटर वर्टिकल डायरेक्शन के लेंगे। तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 2 मीटर, यहां से यहां तक जाने में। ठीक है,
इनिशियल वेलोसिटी क्या थी वर्टिकल डायरेक्शन में, 0 इंटू टी प्लस हाफ, जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, चलो टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपके पास आ गई। तो यहां से आपका टी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 4/10, तो टी की वैल्यू आ गई 2/√10 सेकेंड। टाइम हमें पता चल गया कि यहां से यहां तक कितना टाइम लगा, और इसी टाइम में इसने हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी किया। सेम टाइम इंटरवल में साइमल्टेनियसली ये वर्टिकल डायरेक्शन भी चल रहा है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन भी चल रहा है। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अपना फार्मूला लगाएं, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्या है, 0। तो जब भी एक्सीलरेशन 0 होता है तो स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और स्पीड अगर कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो उसमें एक ही फार्मूला यूज होता है, याद रखिए, वेलोसिटी या स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है ना, या स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो हम चूंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाने जा रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड कितनी है, v, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10 मीटर। तो यही फार्मूला s इज इक्वल्स टू क्या लगाएंगे, v इंटू टी, ठीक। इनिशियल वेलोसिटी, इसी फार्मूले को अप्लाई कर रहे हैं किस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो देखिए कैसे अप्लाई करेंगे, s इज इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ये s है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v इंटू टी, तो vt हो गया। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्या है, 0 है, तो ये 0 होने की वजह से ये वाला पूरा टर्म 0 हो गया। क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, इसलिए कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है, ठीक है। तो हाफ at स्क्वायर होता है, तो a जो हो गया वर्टिकल डायरेक्शन के लिए a की वैल्यू क्या होगी, g, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए a की वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है। तो ये फार्मूला सिंपल आ जाएगा, u की जगह v हो गया। अब ये है डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हम ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना है, 10, और v इंटू टी, टाइम कितना निकाल चुके हैं, 2/√10, 2 से ये 5 कैंसिल, यहां से v इक्वल्स टू 5√10 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी स्पीड आ गई जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में उस स्टोन की थी जब वो सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा था, ठीक है। पूछा गया है हमसे मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हम लोग जानते हैं, AR इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई r, और r की वैल्यू ये दे रखी है 1.5 मीटर रेडियस। तो v स्क्वायर करेंगे यहां से, तो यह आ जाएगा 25 और वो 0, 250, r की वैल्यू 1.5 है, 1.5 ये हटाया, 0 बढ़ा लिया, 5 3 जा और 5 5 जा, 500/3, 500/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगले हम जो न्यूमेरिकल्स हैं सर्कुलर मोशन के फिर आगे देखते हैं। इस वीडियो में इतना ही।